हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक इंटरव्यू सेशन करेंगे। इस बार के CSIR नेट जुलाई 2024 के AIR 10 दिव्या गोयल के साथ आज हम लोग जानेंगे इनकी सक्सेस स्ट्रेटजी के बारे में, इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में, इन्होंने एग्जाम प्रिपरेशन किस तरह से की, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही और कैसे ये 148.5 मार्क्स लेके AIR 10 तक पहुंची। सब कुछ जानेंगे। किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे इन्होंने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड किया, कैसे इन्होंने खुद को मोटिवेटेड रखा, कैसे इन्होंने नेगेटिव्स को अवॉइड किया, वो सारी बातें करेंगे आज इनके साथ। मैं स्वागत करता हूं दिव्या गोयल का और हम वो सारी बात करेंगे, वो सारे एसेंशियल क्वेश्चंस लेंगे जिनसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। हेलो दोस्तों, दिव्या हमारे साथ हैं। हेलो दिव्या, कैसी हैं आप? बहुत बहुत बधाई हो आपको। हेलो सर, थैंक यू सो मच। बेहतरीन, मतलब आपने कमाल कर दिया। 148.5 मार्क्स, इट इज एडमायरेबल नंबर, जबरदस्त, अप्लाउडेबल, कमाल। बहुत बेहतरीन लगा मुझे। दिव्या, चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस बेहतरीन सेशन को जिसमें मैं आपसे कुछ बेहतरीन सवाल करूंगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, और हाँ, इस इंटरव्यू सेशन को हम बिल्कुल छोटे से छोटा रखेंगे। मैं वो केवल वही एसेंशियल क्वेश्चंस करूंगा जो केवल आपके काम के हैं, फालतू की कोई बात नहीं, केवल आपके काम के सवाल अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। दिव्या, मेरा पहला क्वेश्चन है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। ओके, एंड गुड। एंड 2 अटेम्प्ट्स बिफोर दैट। ओके, सो इन पहले के 2 अटेम्प्ट्स में जो आपने इससे पहले दिए थे उसमें आपका रैंक, मतलब आपका JRF नहीं हुआ था उस समय। हाँ जी। ये पहली बार आपका JRF हुआ और पहली बार JRF में ही कमाल हो गया, 148 मार्क्स, मतलब जबरदस्त। दिव्या, मुझे ये बताइए कि जब आप कंपेयर करती हैं अपने उन दोनों अटेम्प्ट्स को इस वाले अटेम्प्ट के साथ, तो इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब इस वाले अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या किया कि कमाल हो गया, मतलब कयामत आ गई? ओके सर, एक्चुअली जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें आई वाज मोर फोकस्ड, लाइक कंसेप्चुअल, मोर फोकस्ड, यू कैन से लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, अभी मैंने अपनी प्रैक्टिस में इम्प्रूव किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई थिंक इट्स अ मेजर इशू कि कंसेप्ट वाइज कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो प्रैक्टिस लैक कर जाती है और जिसकी वजह से एग्जाम में इशू आता है। हमें लगता है कि एग्जाम बहुत लेंथी था बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो आई इम्प्रूव माई प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस बढ़ा दी, मतलब उस दौरान लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, जैसे दिव्या ने प्रैक्टिस बढ़ाई तो उसका परिणाम उसे देखने को मिला। बेहतरीन, मतलब जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, 2-3 बार दे चुके हैं और उनका अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो उनको ये सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं, क्या उनके वीक पॉइंट है। दिव्या ने भी जरूर सेल्फ एनालिसिस किया होगा। तो दिव्या, आपको अपने वीक पॉइंट कौन कौन से नजर आए? क्या आपको लगा कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है जिसपे मुझे काम करना चाहिए, सो दैट कि मैं अब इसमें इंप्रूव करके उस मार्क को, उस JRF की लाइन को पार कर लूं और बहुत आसानी से JRF कर लूं? क्या थे वो आपके वीक पॉइंट्स? सर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सो फर्स्ट वॉज की क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्प्रूव करना। सो पहले मैं क्या करती थी कि कंसेप्ट हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, सो इनिशियली आई यूज टू डू कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, बट इतने अच्छे से वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी कि अगर उस क्वेश्चन को अगर वो एग्जाम में आ जाता तो मुझे स्टिल उसको टाइम लगता था प्रोसेस करने में, या फिर मिस्टेक्स होने के भी चांसेस रहते थे कंपैरेटिवली। सो आई इम्प्रूव माई प्रैक्टिस कि अगर पहले कोई क्वेश्चन को 10 मिनट लग रही है तो उसको 5 पे कैसे लेकर आ सकते हैं, या फिर उसको 2 पर कैसे लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड इज आई हैव इम्प्रूव माई शॉर्ट नोट स्ट्रैटेजी। अर्लियर शॉर्ट नोट्स थे लेकिन कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के, तो मैंने क्या किया, और जो जिन चैप्टर्स के नोट्स नहीं थे मुझे फिर से वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता था टू रिवाइज। तो मैंने क्या किया, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए, लाइक हर चैप्टर के, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बोलता है बायोइनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स पॉसिबल नहीं है, मेरे पास बायोइनऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट्स। बेहतरीन। सो हर चैप्टर के इतने शॉर्ट नोट्स हो कि आपको उस चैप्टर से डर लगना बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल क्वांटम खुद में ही एक इतना बड़ा चैप्टर है, खुद में एक अलग से पार्ट लगता है कि इट्स लाइक, आप कह सकते हो अलग से क्वांटम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, लाइक इफ यू सब डिवाइड द केमिस्ट्री, 4 यूनिट्स हैं उसमें, या तो वो काफी सो बड़ा है। क्वांटम ही इतनी बड़ी है कि नॉर्मली बच्चों को फिजिकल से लगता है कि फिजिकल नहीं हो पा रही है। उसका मेन रीज़न ये है, क्वांटम बहुत बड़ी है, थर्मो बहुत बड़ी है, क्वांटम, थर्मो, इलेक्ट्रो, वो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो उनको, उनसे डर खत्म करना, उनको छोटे में लाना, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप पढ़ो पूरा चैप्टर, फिर उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको लगे कि ओके इतना ही पढ़ना है, अब इतना ही करना है, जस्ट कॉन्फिडेंस आता है या वहाँ से।
जितने आपके पास शॉर्ट नोट्स, आपके इन हैंड शॉर्ट नोट्स होंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। बहुत बढ़िया। सी, अगर जैसे केमिकल काइनेटिक्स है तो मेरे पास उसके 2 पेज पे नोट्स है, अगर अरे मेरे बढ़िया। पास है तो सबके पास हो सकते हैं। सही बात। सो केमिकल के हो गए 3 पेजेस नोट्स आई हैव, अरे सो किसी के पास भी हो सकते हैं वो नोट्स। बढ़िया। तो उनको शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज, पहले पूरा पढ़ो बट शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने चाहिए फॉर्मूले। आप पेपर में अगर आप फॉर्मूले में पजल हो रहे हो, दैट्स योर लैक ऑफ प्रैक्टिस। बढ़िया। सो आपके फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखो उस पेज पे। ये नहीं कि इसमें नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर इसमें फॉर एग्जांपल थर्मो का क्वेश्चन है डीवी बाई डीपी होगा या डीवी बाई डीटी होगा, ऐसे उस टाइम पे नहीं होना चाहिए ये सब बढ़िया। चीज़ें। तो अपने हाथ से लिखो। प्रैक्टिस। एंड शॉर्ट नोट्स के बाद भी जब आप रिवाइज भी करो, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, ऐसे भी नहीं, उन फॉर्मूलों को फिर से लिख के देखो खुद के हाथ से। बढ़िया। अगर आप अपने हाथ से लिखोगे आपको पता चलेगा मैं प्लस को माइनस लिख रहा हूँ, या फिर मैंने ये चीज़ डिवाइड में लिख दी है तो मल्टीप्लाई में आनी थी, या फिर इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डेराइव करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल काइनेटिक्स है, कितनी सारी थ्योरीज हैं उसमें, हमें ऐसे लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फॉर्मूले तो लिमिटेड से है ना उसमें। उन फॉर्मूले को पढ़ो, पहले कंसेप्ट पढ़ो, फॉर्मूलों को पेज पे लिखो, और जब आप रिवाइज करते हो फॉर्मूले फिर से रिवाइज करो, और असाइनमेंट्स करते हैं उनको एक बार पहले रिवाइज करो, और उसके बाद फिर वो फॉर्मूले लगाओ और सवाल करो। Yeah. सो ये स्ट्रेटजी रही, ये इम्प्रूव किया दिव्या ने अपने अटेम्प्ट्स के दौरान और उसका रिजल्ट देखा। दिव्या, एक दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो एक मैसिव सिलेबस है, और साथ में जो पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरीके का है कि बहुत सेलेक्टिव टाइप का भी है, मतलब कि बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास। बी पार्ट में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, सी पार्ट में तो आपके पास भर भर के ऑप्शंस हैं। सो मैं आपसे पहली बात तो ये जानना चाहूँगा, क्या आपने उस पूरे मैसिव सिलेबस को कंप्लीट किया, पहली बात, या फिर और जो दूसरा क्वेश्चन है कि आप सेलेक्टिव रही, कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े लेकिन उन टॉपिक्स को आपने बहुत बेहतर पढ़ा और उनसे आपने कमाल किया। क्या थी आपकी स्ट्रेटजी? पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, या फिर कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ के भी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं या JRF तक पहुंच सकते हैं? सर सी, आपने मुझसे पूछा था कि प्रीवियस अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में क्या फ़र्क था। जी जी। तो ये भी एक मेजर पॉइंट था कि आई हैव एडेड माय चैप्टर्स टू इट। ओके। या मतलब आपने अपने और टॉपिक्स बढ़ाए। या एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि पहले इनिशियली वाज लाइक ये चैप्टर्स तो नहीं होंगे, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। बट JRF क्वालिफाई करना है तो आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करके जाना होगा। चॉइसेस होती है, आई टू एग्री, चॉइसेस होती है, बट दैट डजंट मीन ना अगर आपने कोई चैप्टर किया तो आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लोगे। और पेपर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं ये चैप्टर तो मैं पढ़ के आया हूँ, ये चैप्टर ये तो क्वेश्चन करना ही है मुझे, वो ईगो पे नहीं आनी चाहिए बात। आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना चाहिए। और फिर ऐसे भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, फॉर एग्जांपल क्वांटम, मुझे क्वांटम इनिशियली मुश्किल लगती थी बिकॉज आई एम फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, या दैट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑल दैट थिंग इनिशियली मुझे टफ लगता था। बट अगर टू क्वालिफाई JRF तो इट्स अ मस्ट टॉपिक, क्योंकि बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिवली। बट या मुश्किल लगती थी, या तो आप उसको पढ़ो एक बार, इनिशियली पढ़ो, क्योंकि उसमें से इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, DGNDC के क्वेश्चंस होते हैं, एनर्जी निकालने के क्वेश्चंस होते हैं, ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस हैं, हाँ काफी क्वेश्चंस हैं, नोट्स निकालने के क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, इजी होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम बोलते हैं मुश्किल है, लेकिन उसमें से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। N की वैल्यू निकालना, L की वैल्यू निकालना, वो बहुत इजी होते हैं, ट्रिक से निकलते हैं। तो पढ़ना ज़्यादा टॉपिक, सारे टॉपिक चाहिए। हाँ, 1-2 टॉपिक होते हैं कि लाइक नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ठीक है 1-2 टॉपिक छोड़ दो, बट इट्स नॉट लाइक आप एक पूरी यूनिट छोड़ रहे हो, इट्स नॉट लाइक आप पूरी फिजिकल छोड़ के जा रहे हो या पूरी ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल में से कोई एक टॉपिक है जो नहीं हो रहा, या फिर नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मतलब वो होता है ना कि सबका इंटरेस्ट हर एक टॉपिक में नहीं होता, सबका अलग अलग इंटरेस्ट। इनऑर्गेनिक में जैसे मेन ब्लॉक में काफी स्टूडेंट्स होते हैं, छोड़ देते हैं। तो ठीक है, एक टॉपिक ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक कि पूरा आपने ऑर्गेनोमेटेलिक्स ही छोड़ दिया। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्गेनोमेटेलिक्स छोड़ना ऐसा नहीं हो सकता। गुड स्ट्रैटेजी टू ऑर्गेनोमेटेलिक्स से पूरा छोड़ना, तो क्योंकि वो काफी वेटेज आती है उसकी। सो दिव्या का कहने का ये मतलब है कि सिंपल आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, या अगर आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने पर भी अगर आपको कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं तो आप पढ़िए, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। आप जो पढ़ के गए हैं जरूरी नहीं है कि वही सवाल आएगा, उसी टॉपिक पे सवाल आएगा और उसी लेवल का सवाल होगा। मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा पढ़ दी और कोऑर्डिनेशन में जो सवाल आया वो आपने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर ऐसे में आपकी पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन पढ़ी की पढ़ी, धरी की धरी रह जाएगी। सो दोस्तों, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ के जाएँ। बहुत बढ़िया
दिव्या, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तीन अलग अलग पार्ट हैं, तो तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तीनों को आप जब भी पढ़ते हैं तो तीनों की अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन तीनों का अलग अलग तरीके का है। तो आपकी तीनों को पढ़ने की स्ट्रेटजी किस तरीके की है? आप तीनों को एक ही तरह से पढ़ती है, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी है? इन तीनों को आप कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं? ओके ओके। एक्चुअली सर तीनों ही एक आई थिंक एक डिफरेंट चीज़ है। काइंड ऑफ फिजिकल एक अलग है, इनऑर्गेनिक अलग बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। होती है, ऑर्गेनिक अलग। ऑर्गेनिक इज मोर लाइक कंसेप्ट वाइज रिएक्शंस एंड ऑल दैट थिंग्स, रिएजेंट्स, रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक में थ्योरी बहुत ज़्यादा है एंड फिजिकल इज मोर अबाउट कैलकुलेटिव। Yes. तो फिजिकल का मेन स्ट्रैटेजी थी डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस में भी सर ऐसे कि जैसे अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, देन डू द असाइनमेंट्स एंड देन मेक द सब नोट्स। सब नोट्स मीन्स जो क्वेश्चंस आपने असाइनमेंट्स में किए हैं उनमें अगर आपको कोई कंसेप्ट लैक करते हो उनको उसमें लिखो। टेक योर A4 साइज शीट्स एंड वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, उनको लो। आपको जो असाइनमेंट्स में इश्यू आया, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कैलकुलेशन का मेथड अलग मिलता है, वो उसको नोट करो। या फिर आप कहीं पे कोई क्वेश्चन में गलती करते हो कि हाँ मैं इसको वैल्यूज़ लेने में गलत करता हूँ या इसकी वैल्यूज़ मुझे याद नहीं रहती, तो उनको उस नोट्स में लिखो। उनसे आपकी सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड होंगी। सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी। तो बढ़िया। अगर आप उसको नोट करोगे तो आपके पेपर के टाइम पे आपके वो दिमाग माइंड में। में जाएगी, अच्छा मैं यहाँ पे ये मिस्टेक करता था। तो वो आई थिंक बहुत प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत कम हो जाएगा कि आप वो मिस्टेक फिर से रिपीट करोगे। तो मेक नोट्स फॉर दैट ऑल्सो कि असाइनमेंट्स में जो जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो उनको लिखो। और फिर उनको भी जब आप चैप्टर रिवाइज करते हो उनको रिवाइज करो कि अच्छा ये वाली वैल्यूज ऐसे पुट करनी थी। हाँ, एंड मोर ओवर कि यूज कैलकुलेटर में तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर चीज़ वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। तो आपके जो सब नोट्स होते हैं उनमें लिखी होनी चाहिए कि लॉग की वैल्यूज़ होती है, रूट की वैल्यूज होते हैं, क्यूब रूट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद पहले होना से पता चाहिए। होनी चाहिए। Yeah. मतलब ये नहीं कि आप उसमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो फिर आप वैसे ही बहुत, क्योंकि कंपटीशन है और फिर कंपटीशन में आप वैसे ही बहुत लैग कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं आप वही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वैसे ही आप किसी भी लाइन में नहीं रहेंगे। Yeah. बहुत बढ़िया दिव्या, For जबरदस्त। inorganic, sir, just go through the notes again and again and do the assignments as much as you can do. Okay. And for organic, sir, थ्योरी पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और असाइनमेंट्स कंसेप्ट वाइज देखो कि कंसेप्ट कैसे यूज़ किया गया है, रिएजेंट को यूज़ कैसे किया गया है। या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन है तो उनको इनिशियली स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, एनएमआर में इनिशियली जब चैप्टर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं आता है, क्योंकि उसकी ट्रिक होती है क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो सेम आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चंस की ट्रिक आएंगे कि इसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ग्रुप थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है हाँ, उसके कि लिए। ग्रुप थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट कि, या फिर हम लोग कपलिंग क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ट्रिपलेट बनेगा, डबलेट बनेगा, या फिर दो कौन से होमो टॉपिक है, इनेंशियो टॉपिक है, डाइस्टीरियो टॉपिक है, हाँ, काफी कि कौन से एटम्स कपल कर रहे हैं, फिर इनकी वजह से स्प्लिटिंग होगी। तो ये सब चीजें असाइनमेंट से ही सीखोगे। सीधा अगर आप थ्योरी पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा, आप अप्रोच ही नहीं कर पाओगे एनएमआर के क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, So, बहुत बढ़िया। this is the only way. और फिजिकल में आपने जैसे बताया कि फिजिकल में तो प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है। आपको फॉर्मूलेज पूरे याद होने चाहिए। फॉर्मूले में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ इसमें, जैसे दिव्या ने बताया, तो फॉर्मूले में दरअसल आपको फॉर्मूले तो आने ही चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कुछ कंडीशनल फॉर्मूले होते हैं, वो आपको जरूर पता होने चाहिए कि कौन से कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। सो दिव्या ने 3 बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वो आप नोट से ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। मैं अभी और भी चर्चा करूंगा दिव्या से, बुक्स के बारे में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल हम नोट्स की ही बात कर रहे हैं। तो दिव्या ने कहा कि थ्योरी में आप इनऑर्गेनिक में आप थ्योरी पढ़िए नोट्स से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। बहुत बढ़िया दिव्या। चौथा क्वेश्चन मेरा सिंपल है कि आपने अपने नोट्स कैसे बनाए, मतलब आप नोट्स कैसे बनाती हैं, किस तरह के नोट्स होने चाहिए जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो उन नोट्स में क्या क्या होना चाहिए? क्या उन नोट्स में बुक्स का भी सहारा लेना चाहिए, बुक्स का कुछ कंटेंट उसमें ऐड करना चाहिए, या फिर केवल आपने जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, टीचर से पढ़ा है, जहाँ से भी आपने उन नोट्स को बनाया है, वो उस नोट्स का कंटेंट कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे बनाएं उन्हें, कैसे डेवलप करें? ओके सर, फर्स्ट थिंग इज कि नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन होने चाहिए। माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि आप किसी के नोट्स लेकर पढ़ो, वो
कंपैरेटिवली इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जब रिवाइज करते हो ना एक टाइम के बाद आपको इतना भी पता होता है ये फॉर्मूला उस पेज पे लिखा था, उस पे ये वहाँ पे था, ये मैंने वहाँ पे किया था, तो वो आपके जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना तो आपकी कंसेप्ट वाइज आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो। तो एक तो खुद के नोट्स होने चाहिए, और नोट्स आई थिंक ऐसे होने चाहिए किसी और को समझ आए ना आए, आपको खुद को आने चाहिए वो बहुत समझ। बढ़िया। हाँ, क्योंकि उस नोट्स को आपको किसी और को थोड़ी ना देने हैं, खुद को समझ आए आप पहले आज खुद से। को तो आए, हाँ, जिसके लिए बना रहे हैं उसको तो आए पहले, खुद उसके को बाद तो समझ आए, आज के 2 साल बाद भी अगर आप वो नोट्स पढ़ते हो तो अब आपको नोट्स समझ आए, ऐसे नोट्स आपके लिए होने चाहिए वो नोट्स। बढ़िया। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड इज बुक की नॉलेज। या आई टू एग्री, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको एक थोड़ा सा कोई कोचिंग, आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलर कोई कोचिंग, कोई भी कोचिंग एक बार ले लेनी चाहिए, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और हमें किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक को कहाँ लिमिट करना है। तो ये आपको थोड़ी कोचिंग से ही समझ आता है। आप खाली बुक्स पढ़ते जाओ, फॉर एग्जांपल एक कोई टॉपिक है, अगर आप पढ़ रहे हो आपको समझ ही नहीं आ रहा वेयर टू स्टॉप, तो डेट डजंट मेक एनी सेंस ना, कि आप एक टॉपिक इतना पढ़ रहे हो, वेटेज उसकी सिर्फ 4 नंबर की है, बहुत बढ़िया। ठीक है। सो आपको एक पता होना चाहिए कि वेयर टू स्टॉप। हाँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं कि आप वो बुक से पढ़ लो, जैसे बायोऑर्गेनिक है, थोड़ा बुक से पढ़ सकते हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके कोचिंग सेंटर पे नहीं हुआ है, आप उसके लिए बुक्स उठाओ। एफ-लॉग पढ़ सकते हैं, जैसे या आप एफ-लॉग एफ-ब्लॉग छोटा होता टॉपिक है, है, आप छोटा उसे कर टॉपिक सकते है, हैं। कर सकते हैं, बट बुक का पढ़कर उसके बाद एक बार उसके क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। ऐसे नहीं कि मैंने तो पूरी एफ-ब्लॉग की पूरी बुक ही पढ़नी है, ओहो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ये बिल्कुल सही कहा दिव्या ने। क्योंकि एक कैपेसिटी होती है दिमाग की भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इतना वास्ट सिलेबस करना है तो आपको पता होना चाहिए वेयर टू स्टॉप, और बहुत वो बढ़िया। एक थोड़ी कोचिंग सेंटर से ही, या फिर कोई पर्टिकुलर नोट्स देख रहे हो आप, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए चीज़ों का। मतलब वो ये है कि कोचिंग सेंटर्स दरअसल आपको बताते हैं कि रेलिवेंट क्या है और इरेलीवेंट क्या है, किस पे आपको कितना टाइम बिताना है। ये दरअसल आपको नोट्स से, या फिर इन द सेंस आप कोचिंग सेंटर्स कह सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलता है। दिव्या, मेरा अगला सवाल है, जैसे जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो उस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बनाने से पहले आप आप देखना चाहते हैं पीवाईक्यू का एक डेफिनेटिव रोल होता है। जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम के लिए आप चले जाइए, आप यूपीएससी के लिए चले जाइए, किसी भी एग्जाम के लिए जाइए, बी ग्रेड एग्जाम के लिए जाइए, सी ग्रेड एग्जाम के लिए जाइए, ए ग्रेड एग्जाम के लिए जाइए, स्टेट एग्जाम के लिए जाइए, सेंट्रल एग्जाम के लिए जाइए, किसी भी एग्जाम के लिए आप जाइए, जब भी कभी आप जाते हैं तो आप पीवाईक्यूज जरूर देखते हैं। तो पीवाईक्यूज पहला, और दूसरा टेस्ट सीरीज जब आप प्रिपेयर करते हैं तो टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, असाइनमेंट्स, इन तीनों का आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या रोल होता है? सर सी, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट जस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेमेस्टर्स एग्जाम, क्योंकि हम लोग जो JRF बच्चे करते हैं, हम लोग सब ने BSc MSc, दिस इज द ओनली प्रोसीजर वी गो थ्रू। सो नॉट जस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम में हमारा पैटर्न क्या होता है, थ्योरी देखते हैं, सब्जेक्ट सिलेबस देखते रहे, और फिर हम प्रीवियस ईयर से चेक करते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आता है। सेमेस्टर एग्जाम्स में भी हम ऐसे ही तो करते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन वी गो थ्रू द मटेरियल। सेम विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और एक पीवाईक्यूज देखते हैं कि किस टाइप का, क्या लेवल क्या है पेपर का, उसी के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो सेम हियर ऑल्सो, हमें पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट according to me. I think it's the second important. The first is the concept. Okay. Yeah, and the second one is the PYQ. Okay. पहले concepts पढ़ो, उसके बाद PYQ attempt करो. I think minimum 2 to 3 times आपको PYQ करने चाहिए. उसी के बाद टेस्ट सीरीज पर जाओ, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन पैटर्न वही होता है, एक वही पैटर्न के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, उसमें वही टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, उसी के आगे पीछे कांसेप्ट्स घूमते हैं। बिल्कुल। तो आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है या नहीं है, बिल्कुल। या फिर वेट रूल लगाना, या कुछ भी ज्योमेट्री निकालना, तो वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन काउंट के आसपास ही घूमता है। एसोसिएटिव डिसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड ऑल दैट, या ऑल दैट, वो उसी के आसपास घूमता है। तो आपको पीवाईक्यू से आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं। तो कंसेप्ट करो, उसके बाद अपने पीवाईक्यू करो। आई थिंक 2 to 3 टाइम्स मिनिमम। पीवाईक्यू 2 से 3 बार करना है, बेहतरीन। हाँ, पीवाईक्यूज करो, उसके बाद आप किसी टेस्ट सीरीज पर जाओ। ओके। हाँ, उसके बाद टेस्ट सीरीज करो, क्योंकि नए ऑब्वियसली एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट नहीं होंगे, कंसेप्ट रिपीट होगा। और अगर कोई भी कोचिंग सेंटर है या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन डजंट मैटर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो नए क्वेश्चंस कहाँ से बनाते हैं, पीवाईक्यू को देखकर ही बनाते हैं, सिलेबस को देखकर ही बताते हैं, और नेट में भी नए क्वेश्चंस ही आएंगे ना। बट
PYQ के रिलेवेंट ही होता है, उसके रिलेटिव ही वो बनाए गए हैं हाँ जो भी टेस्ट सीरीज थोड़ा बनाए गए हैं। नया होता है, आई टू एग्री, बट इतना क्योंकि हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो हम लोग PYQ से भी काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बहुत बढ़िया। गो थ्रू दैट फर्स्ट एंड देन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज मस्ट है बिकॉज आपको वहाँ से टाइम मैनेजमेंट आता है, टाइम कैसे मैनेज करते हैं या फिर ऑनलाइन पेपर्स अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आप उसके थोड़े फैमिलियर हो जाते हो, इन्वायरमेंट के फैमिलियर हो जाते हो, 3 घंटा बैठना सीख जाते हो कि एक जगह बैठ के अपने माइंड को कैसे प्रोसेस करना है, ये सब चीज़ें सीख जाते हो। टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट फर्स्ट गो थ्रू PYQ देन टेस्ट सीरीज। ओके, तो सुना आपने, पहले आप PYQs के थ्रू जाइए और फिर आप टेस्ट सीरीज पर जाइए। दिव्या, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, आप मुझे ये बताइए कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में असाइनमेंट्स आपको किस तरह से करने चाहिए? मतलब टॉपिक पूरा पढ़ लें उसके बाद असाइनमेंट करें, या फिर साथ साथ असाइनमेंट्स करते रहें? और रिवीजन का क्या रोल है इस दौरान? रिवीजन का रोल और असाइनमेंट को करने का रोल, ये आप मुझे बताइए, ये कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम स्ट्रेटजी में, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में? ओके सर, एक्चुअली सी रिवीजन इज़ वेरी मस्ट। अगर आप किसी चैप्टर को रिवाइज नहीं करते हो ना एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर फॉर एग्जांपल कोई कोऑर्डिनेशन अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद अगर आप उसको 2 या 3 महीने नहीं पढ़ोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको वो नया चैप्टर लगेगा। सही बात। ओके, सो इट्स नॉट काइंड ऑफ हिस्ट्री और समथिंग ना, केमिस्ट्री समथिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्टोरी पढ़ी और आपको वो याद रह जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। या सो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएंगी, वो वैल्यूज़ आपको याद होंगी, वो इलेक्ट्रॉन काउंट या फिर कॉन्फ़िगरेशंस वो तभी याद होंगी जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको रिवाइज करते जाओगे चीज़ों को। सो रिविजन इज़ वेरी मस्ट अप टू अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 1 मंथ में, जब आपका सिलेबस ज़्यादा कवर अप होने लग जाए, फिर आप पूरी इनऑर्गेनिक एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो पहले आप पर्टिकुलर चैप्टर्स को रिवाइज करो, तब आप जब पेपर के पास आ जाते हो फिर आप पूरी एक यूनिट को रिवाइज साथ में करो। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साथ रिवाइज करनी है, उसके एक साथ क्वेश्चंस करने हैं, पूरी यूनिट के टेस्ट दो, बहुत बढ़िया। ऐसे कर सकते हैं। एंड व्हाट वाज वो था, और उसमें फिर मैंने पूछा था असाइनमेंट्स आपको Assignments, कैसे yeah. करने चाहिए? See. मतलब पूरा चैप्टर खत्म कर दें उसके बाद असाइनमेंट्स करें, Yeah, या yeah. फिर सब टॉपिक्स के साथ असाइनमेंट्स करें? ओके, सी असाइनमेंट्स अगर आप पूरा चैप्टर करते हो ना, उसके बाद आपको वो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। बिल्कुल और ऐसा है, कुछ ऐसा स्टूडेंट्स होता है। करते क्या है, वो असाइनमेंट बाद में कर लेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं या फिर थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं next न्यूमेरिकल chapter से में। लोग डरते हैं थोड़ा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से, या फिर अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चाहे वो ऑर्गेनिक ही हो, चाहे फिर वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक में खैर ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे बनते नहीं है उस तरीके के, वो कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। आप जितना आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उतना ही आपको क्वेश्चंस आपके तैयार होते चले जाते हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकल और ऑर्गेनिक में मैंने देखा है कि लोग, जैसे दिव्या बता रही हैं, कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे और फिर उसको टालते जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होता रहेगा कि यार इस टॉपिक के बाद कर लेते हैं। तो दिव्या वो बात आप पूरी करिए। या एक्चुअली सर, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि आप अच्छा भी ये रहेगा कि आप एक टॉपिक पढ़ो, उसके असाइनमेंट्स करो, फिर एक टॉपिक पढ़ो, उसके असाइनमेंट्स करो, ताकि वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाए आपका। वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको लगे कि हाँ इतना पार्ट मैं कवर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपको, और आपको एकदम से प्रेशर फील नहीं होगा। अच्छा, पूरे चैप्टर के असाइनमेंट्स है, 10 असाइनमेंट्स है, एक असाइनमेंट में 50 क्वेश्चन है, क्योंकि फिर प्रेशर जब क्रिएट होने लग जाता है फिर डिमोटिवेशन स्टार्ट हो फिर जाती उसमें है। कई बार ये भी होता है कि कई जो सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं वो ओवरलैप भी करने लगते हैं। मतलब एक जैसे से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन डिफरेंट हैं, एक जैसे से लग रहे हैं। वीबीटी और अगर मैं सीएफटी की बात करूं तो लग रहा है कि आप वीबीटी भी वैसी है, वो भी बॉन्डिंग के बारे में बता रही है, सीएफटी भी बॉन्डिंग के बारे में बता रही है, तो लग रहा है कि दोनों एक जैसी हैं। लेकिन वीबीटी के कुछ दायरे हैं, वहाँ उसके कुछ सेटबैक्स हैं, और एमओटी के कुछ सेटबैक्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, फिर आप इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, जहाँ पर आपको वीबीटी लगानी होती है वहाँ आप सीएफटी लगाते हैं, और फिर आप वहाँ गलती कर बैठते हैं। तो जैसा दिव्या ने कहा कि आप जैसे ही कोई सब टॉपिक पढ़ें, आप तुरंत असाइनमेंट करें, सो दैट कि आपकी जो भी आपने पढ़ा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसमें आपका होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। बहुत बढ़िया दिव्या। एक और सवाल है मेरा, जैसे कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन की अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर हुए ही होंगे। सो एग्ज़ाम के दौरान आप जब पेपर दे रहे थे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्ज़ाम में, तो आप मुझे बताइए कि नेगेटिव मार्किंग को आपने कैसे अवॉइड किया? क्योंकि नेगेटिव में भी बच्चों के बहुत मार्क्स चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं। जितने, जैसे मान लीजिए बी पार्ट में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, वो 35 कर देते हैं पूरे। सी पार्ट में 25 करने, 25 पूरे अटेम्प्ट कर देते हैं। फिर जब वो जोड़ते हैं तो उनके नेगेटिव इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर उनको वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, अरे यार इससे अच्छा मैं नेगेटिव नहीं करता तो कम से कम मेरा एक मुंह दिखाने लायक स्कोर होता।
है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि नेगेटिव्स को आपने कैसे अवॉइड किया और सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया, दो अलग अलग क्वेश्चन है। सर फर्स्ट थिंग, नेगेटिव को अवॉइड करने का एक अच्छा तरीका है आप सिलेबस ज़्यादा कवर करो। Okay. अगर आप सिलेबस ज़्यादा कवर करोगे तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे क्वेश्चंस बढ़िया, करने की, शानदार। और आप जिस क्वेश्चन में 100% श्योर हो आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आओ। बहुत अच्छी बात। अगर आप सिलेबस में ही लैग कर जाओगे तो आपके पास लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको लगेगा कर ही लेते हैं। लिमिटेड क्वेश्चन होंगे और उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। उनमें भी कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लगेगा नहीं 50% श्योर हूँ, तो वो 50% श्योर वाला खेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चलता नहीं है, रहा भी नहीं जाएगा, और हाँ। रहा नहीं जाएगा, लिमिटेड है तो फिर आप लगाओगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने ज़्यादा सिलेबस कर रखा होगा तो आपको होगा कि नहीं इसमें मैं श्योर हूँ, इसमें मैं नहीं हूँ, तो मैं ये वाला करता हूँ। तो एक तो ये तरीका है बहुत बढ़िया, नेगेटिव सिलेबस आप बढ़ा दें नेगेटिव को सिलेबस अवॉइड करने बढ़ाने के लिए, का। बहुत बढ़िया, शानदार। सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस। ओके, जितनी आप जितनी आप फिजिकल की प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑर्गेनिक की या प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके जो न्यूमेरिक वो होते हैं फॉर्मूलाज वो आपको ज़्यादा याद रहेंगे प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि बहुत आपको बढ़िया। पता होगा कि न्यूमेरिक जो फॉर्मूला होता है उसको घुमाना कैसे है, बहुत बढ़िया, तो वो विद प्रैक्टिस आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। एंड मोर इज कि आप थोड़ा सा उस टाइम पे अपने दिमाग को स्टेबल रखो कि क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना। इट्स नॉट लाइक कि नहीं कर देते हैं ना 50% श्योर हो। आई टू एग्री, थोड़ा बहुत तो होता है कि होता नहीं कि हाँ मैं इतना मुझे लग रहा है ये वाला ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, बट बिल्कुल अंधाधुन टिक नहीं करना इज करना है, वेरी नहीं। रॉन्ग डिसीजन। और कई बार आप ओवर एक्साइटेशन में भी कई बार आप चीज़ें गलत कर देते हैं। कई बार आपको Yeah. ऐसा लगता है कि आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। दरअसल वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप ओवर एक्साइटेशन में सवाल को पूरा पढ़ते ही नहीं है, और पूरा नहीं पढ़ते हैं और उसमें फिर आप जल्दी जल्दी में गलत ऑप्शन टिक कर जाते हैं और फिर वो नेगेटिव कमाते हैं आप। तो ये एक सिली मिस्टेक की वजह से भी होता है। और कई बार जैसे होता है ना कि आप लैक ऑफ प्रैक्टिस, जैसे कि दिव्या ने कहा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो आपने क्या किया कि आपने फॉर्मूला कुछ और लगाना था, डायमेंशंस चेंज करने थे उसके। वो होता है ना कि हम चेंज करते हैं, डायमेंशंस चेंज करते हैं, तो वो डायमेंशंस आपने चेंज नहीं किया। जैसे मान लीजिए आप यूनिट कन्वर्जन जो होता है, यूनिट कन्वर्जन आपने नहीं किया, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। जैसे कि आप मोलर कंडक्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1000 के अपॉन मोलरिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर वो जो कंडक्टिविटी है उस कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या है। अगर आपको उसमें यूनिट्स बदल दी और आपको ये नहीं पता और आप वो फॉर्मूला लगा रहे हो, तो फिर आप गलती करेंगे, वहाँ से फिर आप नेगेटिव कमाएंगे, और फिर वो नेगेटिव आपको जीने नहीं देंगे। वो नेगेटिव इस तरीके के होते हैं क्योंकि उस पर आपको बहुत आप शर्मिंदा होते हैं उस पर। सो दिव्या, बेहतरीन था ये। अंत में दिव्या मैं कुछ क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल से पूछूंगा। आप क्योंकि पीएचडी कर रही है दिव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी में इनरोल्ड है प्रेजेंटली, शी इज़ डूइंग पीएचडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो दिव्या, इस पीएचडी के दौरान आपने किस तरह से मैनेज किया? पीएचडी के दौरान आप 148 मार्क्स AIR 10 तक कैसे पहुंची? ये एक मतलब काबिले तारीफ है ये। तो मुझे थोड़ा बताइए कि पीएचडी में आपने कैसे मैनेज किया, पढ़ाई कैसे की और कैसे आप यहाँ तक पहुँची? एक्चुअली सर पीएचडी में एनरोल होने से पहले मैंने सिलेबस तो पहले किया हुआ था, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर अंडर प्रेशर या ओवर एक्साइटमेंट, आई टू एग्री विद योर पॉइंट, द लास्ट पॉइंट यू सेड कि ओवर एक्साइटमेंट और अंडर प्रेशर वो दोनों ही मेजर इफेक्ट डालते हैं आपके नेगेटिव मार्किंग पर। Okay. तो मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था उस टाइम पे भी प्रिपरेशन तो थी, लेकिन प्रैक्टिस इतनी अच्छी से नहीं हो पाई थी बिकॉज आई वॉज अनरोल्ड इन PhD। तो मे बी लैक ऑफ टाइम ज़्यादा नहीं मिला या फिर मुझे प्रेशर हैंडल करना नहीं आया, तो उस टाइम पे ये सब इश्यूज थे। लेकिन अभी आई वॉज लाइक कि प्रेशर कम करना है, और वो प्रेशर कम कैसे होएगा? प्रैक्टिस के साथ। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस। और एक्चुअली ऐसे था कि प्रिपरेशन तो पहले की हुई थी, जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, पढ़ा तो तभी भी था, प्रिपेयर तो तब भी किया था। तो इम्प्रूवमेंट तो सिर्फ यही थी, एक तो कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग करना, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐड करना अपने सिलेबस में, एंड थोड़ा सा ये था कि सर जैसे आफ्टर लैब पढ़ना, अर्ली मॉर्निंग्स पढ़ना, या फिर जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको लाइब्रेरी में पढ़ना। जैसे टाइमिंग्स लैब में मैनेज करके, जैसे अगर एक्सपेरिमेंट चल रहा है इन बिटवीन इफ आई गेट द टाइम तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, तो लाइब्रेरी में पढ़ना। एंड योर प्रायोरिटीज लाइक या सेट योर प्रायोरिटीज की। Yeah. एंड मोर ओवर सर पता होता है ना कि अगर PhD कर ही रहे हैं तो JRF तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। Yeah. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ये भी मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जब PhD सोच ही लिए कि PhD करनी है तो JRF करना ही है, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन। कि अगर ये होता ना कि अगर PhD नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आप इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हो या कहीं पर भी कि आप TGT PGT पे अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप एनरोल्ड हो चुके हो
तो there तो was फिर no- आपकी सीरियसनेस भी बढ़ Yeah. जाती है, आपकी प्रायोरिटीज़ बढ़ जाती हैं। बहुत बढ़िया दिव्या। कुछ क्वेश्चंस और हैं दिव्या, जैसे फैमिली प्रेशर एक काफ़ी परेशान करता है कुछ लोगों को। जैसे आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो लोग बाहर बाहर रूम रेंट पे लेकर रह रहे हैं और कोचिंग जा रहे हैं, या फिर बाहर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर वालों से पैसे लेते हैं, तो उन पे एक अलग तरीके का प्रेशर होता है कि किस तरह से हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो उनको आप क्या, और जैसे अगर उन लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपका क्या क्या आपके विचार हैं उनके लिए? Yes, I too agree with your point कि financially stability is very important. So sir, actually मेरे साथ भी ये इशू था। अगर पीएचडी में enroll कर लिया ही है तो fellowship is must. या Without fellowship you can't go 5 years for your PhD. नहीं, ये तो नहीं हो सकता। Yeah. बिल्कुल सही बात। So it was also a major factor for me also. तो इस ये आप बोल सकते हो कि ये भी बहुत मोटिवेटिंग चीज़ थी कि हाँ करना ही Okay. है विद लैब और विद मतलब देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, ये वाली चीज़ भी थी। ओके। तो आई थिंक इसमें यही करना चाहिए अगर थोड़ा ऐसा इशू आ रहा है कि फैमिली का इशू है, बिकॉज फैमिली का इशू ठीक है बट आपको अपनी लाइफ में भी तो स्टेबल होना ही है ना। जब आपने सोच ही ली कि पीएचडी करनी है या फिर जेआरएफ के थ्रू कुछ करना है तो सीरियसनेस लानी ही पड़ेगी ना। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो। आप अगर जैसे आप सोचते रहोगे तो नहीं होता, आप उसको एक पेज पे लिखो, अपनी प्रायोरिटीज़ को लिखो, टॉप 10 प्रायोरिटीज़ को लिखो, फिर जो उसमें से टॉप 3 या टॉप 5 है ना उनको अपना प्रायोरिटाइज करके उनको टाइम दो। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन यही चीज़ है मोटिवेटिंग। कोई भी हर टाइम मोटिवेट नहीं रह सकता है। बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। डजंट मीन कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल साइट्स पे बहुत अच्छा दिख रहा है तो ऐसे नहीं तो उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। बहुत तो बढ़िया। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक मोटिवेशन से ज़्यादा आई थिंक डिसिप्लिन रहना इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन होना या कंसिस्टेंसी। आप थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये एग्ज़ाम का टाइम बहुत लंबा नहीं है। इट्स नॉट अ यूपीएससी एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लग जाएंगे। एक बार अपनी चीज़ों को सेट करो ना कि हाँ इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट करना है, ये एग्ज़ाम निकालना है। एक बार चीज़ों को सेट करो वो चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। और वैसे भी बोलते हैं कि अगर जो खुद से करता है फिर भगवान साथ देता ही है। बहुत बढ़िया दिव्या, ज़बरदस्त। खैर दिव्या ने बहुत बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखी। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे दिव्या, मैंने जैसे ये सवाल किया कि कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोरलाइज होकर उन्हें ये लगता है कि यार मैंने 10 अटैम्प्ट दे दिए, मैंने 8 अटैम्प्ट दे दिए, ये नहीं हो रहा है तो अब क्या करें। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है। दरअसल होता क्या है कि आप रिजिड मत बनिए, रिजिडिटी मत अपनाइए कि मतलब आपने 5 अटैम्प्ट दे लिए या आपने 10 अटैम्प्ट दे लिए तो मेरा तो होगा ही होगा, अब 10वें अटैम्प्ट में मैं करूंगा, या मैं 8 अटैम्प्ट दे चुका हूं तो अब नहीं हुआ तो अब मैं तो करके ही छोड़ूंगा। आप पीछे लग गए तो मतलब आप ऐसे मत लग जाइए कि आप फिर घर वालों को बिल्कुल इग्नोर करने लग गए हैं या फिर आप एक तरह से बर्डन बन गए हैं उन पे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप बिल्कुल रिजिड मत हो जाइए, आप अपने को सेल्फ एनालिसिस करिए। और हो सकता है कि क्या पता कई बार किस्मत में ऐसा होता भी है कि आप बहुत, मैंने माना कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कई बार होता है कि किस्मत में नहीं होती चीज़ें। आपने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत कुछ किया, आप खुद से भी सेटिस्फाइड है कि यार मैंने अपना 100% लगा दिया, उसके बाद भी मेरा नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे केसेस में रिजिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस में फिर आप छोड़ सकते हैं इस चीज़ को, फिर आप सोच सकते हैं कि यार ये पीएचडी या फिर ये जेआरएफ मेरे लिए नहीं है। हाँ, पैरेलली, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को तो सीखा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब्जेक्ट आपने सीख लिया, जेआरएफ नहीं हुआ तो आपसे कुछ नहीं होगा। केमिस्ट्री के और भी बहुत एग्जाम होते हैं, बी ग्रेड के एग्जाम होते हैं, सी ग्रेड के एग्जाम होते हैं, ए ग्रेड के और भी बहुत डिफरेंट एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के। आप उनमें जा सकते हैं, आप उनमें ट्राई कर सकते हैं। क्या पता आप यहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहे, क्या पता आप वहाँ बहुत बेहतर कर दें, वहाँ पर आप मॉनेटरीली आप बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएं, वहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाए, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। तो फिर आप बिल्कुल ऐसे रिजिड मत हो जाइए कि यार मैं तो गेट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं गेट में तो 1 रैंक लेके ही मानूंगा, उससे पहले तो मैं मानूंगा नहीं, मैं 5 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ। तो ऐसा मत करिए, रिजिड मत होइए। पैरेलली आप दूसरे एग्जाम के लिए भी ट्राई करते रहिए, जहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो, आप उसे एज एन चॉइस अपना करियर चुन सकते हैं। सो प्लीज़ रिजिडिटी मत रखिए, चीज़ों को आसान करने की कोशिश कीजिए, लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करिए। सो दिव्या, मुझे बहुत बेहतरीन लगा आपके साथ बात करके। दिव्या ने अपनी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की। एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं दिव्या से पूछूंगा कि दिव्या, आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया था
कौन कौन सा मतलब कौन से पार्ट को आपने पहले किया, कौन से पार्ट को आपने बाद में किया, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या थी, बस ये आप और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। इसके बाद इस बेहतरीन सेशन को हम एंड करेंगे और ज़रूर यहाँ से आप कुछ बेहतरीन लेकर जाएंगे। सो दिव्या, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही, बताइए आपने कैसे किया पेपर में आपने पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया? Okay, sir. Actually, I've attempted part C first, then part B, Okay. and then part A. Okay. Actually, मेरा पर्सनली मानना भी यही है कि जो मेजर वेटेज है पार्ट सी की, आप पहले उसको अटेम्प्ट करो। आप उस टाइम पे फ्रेश माइंड होते हो, ओके तो आप पार्ट सी को अटेम्प्ट करो। और वेटेज भी ज़्यादा है क्योंकि Okay. आप 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आता है कि हाँ पेपर ठीक जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पार्ट ए करते हो, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होते, अवेयर भी नहीं होते हैं अवेयर भी aptitude से। नहीं होते क्या आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए आपको पता होता है कि ऐसा ऐसा है, आप प्रिपेयर होके आते हो उस चीज़ के लिए। बट एप्टीट्यूड में अगर आप- पर्टिकुलरली आप एप्टीट्यूड के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो अगर आप एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, फिर आपके दिमाग में वो प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, पेपर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन प्रेशर, आई थिंक इन प्रेशर एंड ओवर एक्साइटमेंट दोनों ही पेपर को नीचे लेके जाती है। तो आपको बहुत काम रहना है। और काम कैसे रहेंगे कि आप अपना बेस्ट पार्ट पहले करो, पार्ट सी को पहले करो, क्योंकि आपको जब लगेगा कि हाँ मैं इतने मार्क्स का कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ पेपर, तो आप थोड़ा शांत रहेंगे और फिर आप पार्ट बी को करो, देन यू गो फॉर पार्ट ए। ओके, सो दिव्या की स्ट्रेटेजी थी पार्ट सी पहले करिए, वहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स कमाइए, वहाँ से आप कॉन्फिडेंस भी लेके जाएंगे। उसके बाद आप पार्ट बी पे आएंगे। पार्ट बी भी बहुत 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 छोटे छोटे सवाल होते हैं, उसमें बहुत आसान से सवाल होते हैं, तो उनको भी जब आप करेंगे तो पार्ट सी से तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला ही है, क्योंकि वहाँ पे आपने 4-4 नंबर के बहुत से क्वेश्चन सही कर दिए हैं। फिर आपने पार्ट बी से भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सही कर लिए हैं, तो वहाँ से आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ अब मैं जेआरएफ के उस पार जा चुका हूँ, उस लाइन के उस पार हो गया हूँ। और फिर पार्ट ए एज एन बोनस आपके लिए काम करता है, और वहाँ पर पार्ट ए में अगर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो एज एन बोनस आप बहुत आसानी से जेआरएफ को क्रॉस कर सकते हैं। ये दिव्या की स्ट्रेटजी थी। सो आज मैंने दिव्या से उसकी स्ट्रेटजी जानी, किस तरह से वो AIR 10 तक पहुंची। जाहिर सी बात है, आपको आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में होंगे, जो आपको लग रहा होगा सर ये और पूछिए। समय की सीमाएं हैं, मैं ज़्यादा सवाल दिव्या से कर नहीं सकता। सो आपके दिमाग में जो भी सवाल है आप मुझसे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे सवाल भेज सकते हैं जो कि आपको डायरेक्ट दिव्या से पूछने हैं। मैं आपके लिए एक माध्यम हूँ, मेरे थ्रू आप दिव्या से पूछ सकते हैं जो भी आपको एग्जाम का, जैसे दिव्या ने कहा कि दिव्या के पास शॉर्ट नोट्स भी हैं, तो शॉर्ट नोट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो दिव्या आपकी उसमें हेल्प कर सकती है। शॉर्ट नोट्स वो आपको प्रोवाइड कर सकती हैं एज एन जो उनके पास हैं। जो उनके पास नहीं है तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो कैसे अवेलेबल होंगे, वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा किसी भी तरीके से। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली दिव्या ने जो भी किया वो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल रहा होगा। आप और भी अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मैम से बात कर लेता हूं, अगर मैम कंफर्टेबल होंगी तो मैम आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगी। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन, आपकी क्वेरी रह गई है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में लिख के आप मुझसे क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा लगा दिव्या आपसे बात करके। हम इस सेशन का एंड करते हैं और अगली बार मैं आपको AIR 2 से मिलाऊंगा। AIR 2 चंद्रिमा, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने MSc की है, उनसे मैं मिलाऊंगा। वो भी बहुत बेहतरीन है। उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, जैसे कि दिव्या ने अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस की, इन्होंने कोचिंग ली है और कोचिंग के साथ साथ, कोचिंग में खैर उतना ज़्यादा फर्क कोचिंग का था नहीं, साथ में नोट्स पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और फिर क्योंकि MSc से PhD में आप डिफरेंस होता है, तो कोचिंग कभी पहले ली थी और अभी इन्होंने खुद ही मेहनत की है, तो कोचिंग का उतना कुछ रोल नहीं है, नोट्स का ज़्यादा रोल है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ चंद्रिमा की, चंद्रिमा ने तो कोचिंग भी नहीं ली है, उसका तो खेल और भी गजब का है। उसकी स्ट्रेटजी भी जानेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। चलिए दोस्तों, इस सेशन को एंड करते हैं और जाहिर सी बात है जरूरी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।